आखिर इस बार आम चुनाव में पूर्वांचल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्या बीजेपी ये मानती है कि पूर्वांचल केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का गेटवे बनेगा? क्या ऐसा ही कुछ मुलायम सिंह यादव भी सोचते हैं? मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने आज ऐलान किया है कि मैनपुरी के अलावा नेताजी आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी का असर रोकने के लिए मुलायम आजमगढ़ से उतरने को मजबूर हो गए हैं? उधर केजरीवाल भी वाराणसी से मोदी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो 23 के बजाय अब 25 मार्च को शहर में जाकर के रैली करने के बाद इस पर फैसला सुनाएंगे। देखिए वाराणसी के बहाने सियासत की बिछी नई बिसात पर यह खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव सिर्फ नरेंद्र मोदी की रैलियों का ही पीछा नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी की रणनीति का भी पीछा कर रहे हैं। तभी वो खुद मैनपुरी के अलावा आजमगढ़ से भी लोकसभा चुनाव लड़े। ये खेल पूर्वांचल का है। जो पूर्वांचल जीतेगा उत्तर प्रदेश उसकी झोली में होगा। उत्तर प्रदेश झोली में हुआ तो देश पर उसका दमदार दावा होगा। सो मोदी हो या मुलायम, दोनों इसी रणनीति पर चल पड़े। जैसे जैसे चुनाव की घोषणा हुई है और नजदीक आया है चुनाव, वैसे वैसे सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आजमगढ़ मुलायम की मजबूरी है? ठीक वैसी ही जैसी वाराणसी मोदी की। दो अलग अलग शहर लेकिन बड़ा सांस्कृतिक परिधान एक जैसा। वाराणसी पूर्वांचल का केंद्र है, हिंदू धार्मिक केंद्र के रूप में मशहूर। इसीलिए बीजेपी ने यहां से नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। पार्टी का मानना है कि वाराणसी की गंगा में डुबकी लगाकर मोदी दरअसल पूर्वांचल के 27 सीटें साध सके। पूर्वांचल से सटे बिहार की 12 सीटों पर यह डुबकी असर डाल सकती है। ये भी समझा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ के लिए मशहूर काशी नगरी में मोदी का आना दरअसल पार्टी की उग्र हिंदुत्व की छवि को जिंदा करने की कोशिश है। इसी पूर्वांचल और उसी मोदी को साधने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल भी लगे। 23 तारीख को मैं बनारस पहुंच रहा हूं। बनारस के लोगों से पूछेंगे कि भाई मोदी जी के खिलाफ मैं लड़ूं। अगर बनारस के लोग हाँ कह देते हैं तो मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पूर्वांचल में मोदी के खिलाफ केजरीवाल और मुलायम सिंह यादव के मैदान में कूदने की अपनी अपनी स्पष्ट वजह है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खस्ताहाल मुलायम ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी वे पूर्व उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में मुसलमानों का मसीहा बने हुए हैं। वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि उनका MY समीकरण अभी भी चमक रहा है। उधर केजरीवाल दिखाना चाहते हैं कि मोदी के साथ टक्कर करके एक वही है जो है देश के सामने एक मजबूत मौजूद सेक्युलर विकल्प। वाराणसी से सागरिका घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। इंडिया 9 बजे में पूर्वांचल में बिछे इस सियासी बिसात को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी बीजेपी को पूर्वांचल जितवा देगी? मोदी का वाराणसी से लड़ना क्या बीजेपी का उग्र हिंदुत्व की तरफ लौटना है, ऐसा माना जाए? क्या यूपी में मोदी की मौजूदगी राज्य में बीजेपी का गणित बदल देगी? क्या पूर्वांचल की सियासत का असर बिहार तक जाएगा? क्या मोदी के सामने केजरीवाल विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं? इन सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, फिर से बता दूं, बीजेपी के संबित पात्रा, बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज। इसके अलावा बनारस से हम बात करेंगे हमारी सहयोगी डिप्टी एडिटर CNN IBN की सागरिका घोष से। सागरिका, पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। आप उस शहर में हैं जहां एक बात पर्सनल लेवल पर कहना चाहता हूं कि 2011 सितंबर में हमने जाके कहा था कि बनारस फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया है। CNBC आवाज पर हम एक कार्यक्रम वहां से शुरू करके आए थे, क्योंकि हमको लगता था डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बड़ी और सोशल पॉलिटिकल चेंज की कहानी लिखी जाएगी वो बनारस से लिखी जाएगी। बनारस उसका एपी सेंटर होगा। अब वो पॉलिटिक्स में दरअसल होता हुआ दिखता है। आप ग्राउंड पर हैं, इस बड़ी लड़ाई के बारे में पब्लिक का जनरल मूड क्या है? संजय, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सन 2000 से यूपी आती रही हूँ। मैंने लगातार मैं लगातार यहाँ आती रही हूँ। रिपोर्ट मैंने भेजे हैं काफ़ी यहाँ से। और इस शहर, इस ऐतिहासिक नगरी बनारस की अति दुर्दशा को देखते ये जो दुर्दशा है जो कभी घटती नहीं है, जो बढ़ती जा रही है, तो मेरा मन में ये प्रश्न हर बार उठता है कि कोई भी पार्टी इस वाराणसी की दुर्दशा को
क्यों नहीं खत्म कर सकती है? यहाँ पर सड़कें टूटे हुए हैं, यहाँ पर बिजली की कटौती है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर गंदगी है, घाट गंदे हैं, सड़क गंदे हैं। तो इस अति दुर्दशा में वाराणसी के जो नागरिक हैं वो चाहते हैं कि एक गुजरात टाइप का मॉडल, गुजरात टाइप का विकास वाराणसी में आए। इसीलिए वो मोदी की ओर इतना आकर्षित है। मोदी की जबरदस्त लहर है यहाँ पर। यहाँ का नारा है हर हर मोदी, घर घर मोदी। जितना मोदी को लोग चाहते हैं उतना केजरीवाल को विरोध करते हैं लोग यहाँ, क्योंकि इतनी हालत इतनी बुरी है यहाँ वाराणसी की, इतनी दुर्दशा है कि एक तो मोदी टाइप का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लोगों को यहाँ चाहिए, और इसके अलावा मोदी है ही हिंदू हृदय सम्राट, है ही संघ परिवार से जुड़े हुए, ये हिंदू धर्म का कैपिटल है, हिंदू नगर है, तो उससे भी लोग आकर्षित हैं। पर ये बात को दोहराना बहुत इम्पोर्टेंट है संजय, कि सबसे बड़ी बात वाराणसी के लिए ये है कि अति जो दुर्दशा है यहाँ पर, बिल्कुल इसको मिटाने के लिए लोग मोदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसको मिटाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए लोग ये चाहते हैं कि गुजरात टाइप का डेवलपमेंट यहाँ आए। बिल्कुल सागरिका, एक बात और मैं दोहराना जरूरी समझता हूं, जिस प्रकार की शानदार हिंदी मैंने आपसे सुनी है, अब CNN IBN के पहले आपको IBN 7 पर आना होगा, ये तय हो गया है आज। आइए अब अगला सवाल हम लेंगे संबित पात्रा आपसे। जब ऐसी लहर है और पूरे देश में आपको लगता है कि बीजेपी जोर से आ जाएगी और पिछड़ेपन की और डेमोग्राफिक डिविडेंड की कहानी को आगे बढ़ानी है संबित, तो प्रतीकों के चक्कर में क्यों? बनारस क्यों? देवरिया क्यों नहीं? वैसे बनारस में क्या बुराई है? अभी सागरिका इतने बढ़िया हिंदी में कह रही थी कि हिंदुइज्म का एक बहुत, आप लोग हिंदुत्व का तड़का लगाना चाहते हैं, मुझे उस पर एतराज है। मैं उसी पे आ रहा हूं, बहुत ही डिसेक्ट करके मैं रखूंगा विषय को। कौन कहता है कि वो हिंदू नगरी है? मैं तो कहता हूं वो भारत नगरी है, भारत का आध्यात्मिक सेंटर है, जिसे आप एपी सेंटर कह रहे थे। और कौन कहता है वो प्रतीकों का नगरी है? मैं तो कहता हूं अगर वो महादेव की नगरी है तो कबीर की भी नगरी है, बिस्मिल्लाह खान की भी नगरी है, सामंजस्य की नगरी है। और सबसे बड़ा विषय है, देखिए अभी सागरिका जी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि वो हिंदू आइकॉन है, हिंदू हृदय सम्राट है नरेंद्र मोदी, और इसलिए किसी को चुना गया। तो मैं कहूंगा वो आध्यात्मिक हृदय सम्राट है। हिंदू शब्द हटा दूंगा, मैं कहूंगा स्पिरिचुअल हृदय सम्राट है और आध्यात्मिक हृदय सम्राट है। मैं एक युवा हूं और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां रखूंगा। एक सेकंड मुझे टाइम दे। डेवलपमेंट वही कर सकता है जो स्पिरिचुअलिटी को समझता है। हिंदू मुसलमान स्पिरिचुअलिटी, जो अच्छा मुसलमान है वो भी कर सकता है, जो अच्छा नहीं, मेरा पॉइंट यह है, देवरिया क्यों नहीं, मछली शहर क्यों नहीं, आजमगढ़ क्यों नहीं, बनारस क्यों नहीं? तो उस बनारस में क्या प्रॉब्लम है? अगर देवरिया में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आजमगढ़ में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बनारस में है तो क्यों प्रॉब्लम है, ये बताइए। चलिए, ये बात भी सही है, बनारस है तो क्यों प्रॉब्लम है, इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं गौरव भाटिया के पास। समाजवादी पार्टी को अब दूसरी सीट पर मुलायम सिंह जी को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, इतने बड़े नेता हैं, इसकी क्या जरूरत थी? या आपको लगता है कि आपको पोलराइजेशन करने के लिए, आपके पास तो मुसलमान वोट बिल्कुल गारंटी से है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको, फिर क्यों ये कर रहे हैं आप 2 सीटों पर लड़ने का काम? संजय जी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? 2 बातें मैं कहूंगा। सबसे पहले जो जरूरी है उत्तर प्रदेश में, जो भाजपा करवाना चाह रही है कि सांप्रदायिकता का माहौल रहे और वो चाहती है कि सांप्रदायिकता पे अपनी राजनीति करे, उसको किसी न किसी को करारा जवाब देना होगा। और समाजवादी पार्टी से बेहतर पार्टी जो कि कई सालों से भाजपा का विरोध करती रही है, कोई नहीं है। आप अगर देखें, जब अमित शाह को सबसे पहले भेजा गया तो अयोध्या भेजा गया, जहां से उन्होंने कहा कि यहां पे भव्य राम मंदिर बनेगा, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नरेंद्र मोदी को क्यों लड़ाया जा रहा है बनारस से, ये बात भी साफ है। और भाजपा चाहती है, ये उनकी मजबूरी है कि खुल के वो राम मंदिर की बात नहीं कर सकती, हिंदुत्व की बात नहीं कर सकती, लेकिन उनका षड्यंत्र यही है। गौरव सर, अगर इतनी जबरदस्त बात है और ऐसी लड़ाई और ऐसा मुकाबला करना है तो मुलायम सिंह जी वाराणसी से लड़ जाएं। नहीं, देखिए संजय जी, मुलायम सिंह जी हमेशा से मैनपुरी से लड़ते रहे थे और वो लड़ते आ रहे हैं। अगर किसी को उनको चुनौती देनी है तो वो वहां से लड़ सकता है। जहां तक आजमगढ़ से लड़ने की बात है तो पूर्वांचल से सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे वहां के लोगों ने कहा कि अगर यहां से माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ेंगे तो यहां से मोदी को करारा जवाब मिलेगा कि जनता क्या चाहती है। और उन्हीं की मांग पे
मुलायम सिंह जी अब आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम मोदी के पीछे भागे। गुजरात छोड़ के मोदी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता उनको जवाब देगी बराबर से। बिल्कुल ठीक है। आइए सुधींद्र जी को शामिल करते हैं। वहां पर इधर जैसे दलित और मुसलमान वोट की बात है बीएसपी में, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी में बात है यादव और मुसलमान वोट की। आपको लगता है कि अब जो जिस प्रकार का समीकरण नया उभरेगा उसमें मायावती जी के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है, और वैसा केकवॉक जो पिछली बार 17,000 वोट से पीछे छूट करके निकला आपका कैंडिडेट वहां पर, अब वो नहीं हो पाएगा। इस बार बड़ा गैप होगा वहां पे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो अब राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको भी समझना आवश्यक है। पिछले 1.5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का सांप्रदायिक टकराव हुआ, जिसमें 100 से ऊपर ज्यादा दंगे हुए, और अभी हाल में मुजफ्फरनगर कांड हुआ जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए और हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों को अपार क्षति हुई। और इसी की पृष्ठभूमि में उन्होंने गुजरात में भी देखा है मोदी साहब को, जो 2002 के अंदर हुआ, और उसका जो गुनाह उनके सिर पर है वो आज तक उसके लिए उन्होंने क्षमा नहीं मांगी है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में एक पुरानी भी पृष्ठभूमि है। वो पृष्ठभूमि है जब इन्होंने नारा लगाया था कि बाबरी हुई हमारी है, काशी मथुरा की बारी है। तो मुलायम सिंह जी भी और मोदी साहब भी, ये दोनों उस सांप्रदायिक टकराव की जमीन को उर्वर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और उस टकराव को इस चुनाव में पूरी तरह से भली भूत। तो ऐसे में सुधींद्र जी आप लोग अरविंद केजरीवाल को वहां समर्थन क्यों न दे देते? अरविंद केजरीवाल मांगे या ना मांगे, एक साझा उम्मीदवार वाला आइडिया कैसा रहेगा वहां पर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? देखिए, ये स्पष्ट है, बहुजन समाज पार्टी, जहां तक बनारस का प्रश्न है, ये अभी आपने वर्तमान में और थोड़े से और पीछे जाके अतीत में आपने इतिहास बताया, उससे भी पहले संत कबीर दास से भी पहले हम कहना चाहते हैं महात्मा बुद्ध ने यहीं अपना संदेश दिया था सारनाथ के अंदर, और वह भूमि हम लोगों। सर मैं आपकी स्ट्रेटजी पूछ रहा हूं सर, मैं आपकी स्ट्रेटजी पूछ रहा हूं। चलिए आपके पास दोबारा आते हैं। आइए सौरभ भारद्वाज को यहां शामिल करते हैं। सौरभ, अब 23 के बजाय 25 को वहां जाने की बात है। आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, वो ये कि सरकार के खिलाफ विपक्ष के लोग लड़ते हैं, तो जिस शिद्दत के साथ अरविंद वाराणसी से लड़ना चाहते हैं, उसी शिद्दत से हम चाहते हैं कि वो रायबरेली से भी लड़ लें। देखिए, जहां तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का सवाल है, कुमार विश्वास अमेठी से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के खिलाफ अभी भी लड़ाई लड़ते रहना, इट वॉज ऐसा होगा जैसे बीटिंग डेड हॉर्स की बात होगी। इस वक्त बड़ा, देखिए, हमारी वैचारिक लड़ाई ना कांग्रेस से है ना बीजेपी से, हमारी वैचारिक लड़ाई इस करप्ट सिस्टम से है। ये जो नेक्सस है कॉर्पोरेट्स का और पॉलिटिशियंस का, इसके खिलाफ है। मोदी भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां तक ये जो नूरा कुश्ती का सवाल है, जो मोदी बनारस से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ से मुलायम जी लड़ रहे हैं, ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये सिर्फ एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये दोनों पार्टियां चाहती है वहां पे हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट्स पोलराइज हों, इसीलिए आजमगढ़ से मुलायम सिंह आ गए और एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। एक बिल्कुल ठीक कहा आपने सौरभ, पार्टियों का कोई इरादा नहीं है जी। एक प्रैक्टिकल बात यह है कि देखिए, हमारा अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि यहां पर अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने हार गए। मेरी बड़ी इच्छा है कि उनको लोकसभा में आना चाहिए, तो या तो वो किसी एक अच्छी जगह से लड़े, दिल्ली जैसी सीट से लोकसभा में आए, लेकिन वो लोकसभा में नहीं रहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। हारने वाली बनारस सीट क्यों चुन रहे हैं वो? जी, देखिए, हम भी यही चाहते हैं और जनता भी यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल बनारस से या कहीं से भी लोकसभा पहुंचे। मगर ये जो सेटिंग की राजनीति है ना, जो मियाँ बीवी के संबंध वाली राजनीति है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सबकी सेटिंग है साहब, ये पूरा देश जानता है, ये कभी एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स नहीं खड़े करते। इस सेटिंग की राजनीति को ही तो हम चैलेंज देने आए हैं। हम कहते हैं मुलायम सिंह जी, अगर आपको इतनी नफरत है तो हराओ ना मोदी को। अगर मोदी जी को इतनी नफरत है और मायावती जी को अगर नफरत है तो आए और हराएं मोदी को। बिल्कुल सेटिंग की राजनीति है कि तुम अपनी तरीके सेटिंग की राजनीति आपने बिल्कुल, या यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। संबित मेहता, आपसे मेरा सवाल यह है
कि ये सिर्फ यूपी से लड़ेंगे मोदी जी या एक दूसरी सीट से लड़ेंगे, और दूसरी सीट से क्यों लड़ना चाहिए अगर इतनी भारी लहर और इतना भारी जलजला है तो? मैं इसका उत्तर दूंगा दो छोटे छोटे टिप्पणी करके। पहली बात तो है, मेरे भाई सौरभ कह रहे थे कि मियां बीबी की सेटिंग है। मैं ठीक कर दूं कि मियां बीबी का प्रगाढ़ प्रेम होता है, कभी सेटिंग नहीं होता है मियां बीबी के साथ बीच में। और ये आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि प्यार कहां है, को दो जगह से नहीं लड़ना चाहिए। और दूसरा विषय है, मैं बार बार सुरेंद्र जी को भी और गौरव जी को कह दूं कि इससे पहले कि सांप्रदायिकता का प्रवचन आरंभ करें, वो एसआईटी का रिपोर्ट जो एक हफ्ते पहले मुजफ्फरनगर पे आया है उसका अध्ययन कर ले, फिर प्रवचन करें। तीसरा विषय जो आपका प्रश्न है, मोदी जी दो जगह से लड़ रहे हैं कि नहीं, अभी स्पष्ट नहीं है। कल परसों में इस विषय पे स्पष्टता आएगी। अगर नहीं लड़ते हैं, आपके सामने है, अगर लड़ते हैं आप एग्री कर रहे हैं कि उनको दो जगह से नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जब विचार सामने आता है तभी मैं उस पर कह सकता हूं, मगर फिर भी एक स्पेकुलेटिव सिचुएशन आपने दिया है, मैं उत्तर दूंगा। दो जगह से लड़ने का प्रचलन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उसमें मुझे 80 में भी हुआ, 99 में भी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड। आपको मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी सारे मेहमानों के साथ। छोटा सा ब्रेक। बनारस और पूर्वांचल का जो रणक्षेत्र बना है, आपने चर्चा सुनी, सब लोगों की राय सुनी। सागरिका, आपके पास 2 पॉइंट रखूंगा एक क्विक रिस्पांस के लिए। एक तो ये कि जो सांप्रदायिकता वाला नारा उठा रहे हैं, अभी आपने सुना, एसपी ने भी वही कहा, बीएसपी ने भी वही कहा, ये वहां चल रहा है क्या? और अगर चल रहा है तो जिन मुसलमान वोटों को लेकर के लड़ाई है, 17,000 वोट से जोशी जी जीत पाए थे वहां पे, तो आपको लगता है कि थोड़ी सी ये रिस्की सीट हो सकती है, या पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा उभार ये ला पाएंगे मोदी जी वहां से लड़ करके? सांप्रदायिकता और पूर्वांचल में बहुत ज्यादा उम्मीद बीजेपी को। देखिए संजय, सबसे पहले तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूंगी। आपने मेरी हिंदी को अप्रिशिएट किया। वैसे मैं हिंदी भाषी हूँ नहीं, मैं बंगाल की हूँ, पर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, तो शायद आप लोगों का असर मेरे ऊपर भी है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी संजय कि यहाँ बीजेपी के लिए लहर नहीं है, यहाँ की जो लहर है ये सिर्फ मोदी के लिए है, और लोग मोदी को विकास पुरुष के तौर पर देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जो विकास जो वाराणसी में नहीं हुआ है, मोदी ये विकास लाएगा। क्योंकि अब लोग बहुत जोरदार से मेरे से बोले, सब लोग बोले कि बीजेपी तो 1996 से यहाँ जीतती आई है। 2004 को छोड़ करके बीजेपी 5-6 बार यहाँ जीत चुकी है। और क्या किया है बीजेपी ने वाराणसी के विकास के लिए? क्या किया है कांग्रेस ने? क्या किया है सपा ने? किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो अब ये जो सांप्रदायिकता वाला मुद्दा है, इसमें देखिए स्वाभाविक है कि मोदी के साथ जुड़े हुए जो हिंदू ताकतें हैं, जो उग्रवादी ताकतें हैं, उनका असर तो है ही। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ विकास की इतनी बड़ी लहर है, मोदी की इतनी बड़ी लहर है कि सांप्रदायिकता और कम्युनलिज्म ये सब तो मुद्दा है ही नहीं। मैं तो समझती हूँ कि यहाँ सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा है। सिर्फ मोदी का मुद्दा है, बीजेपी के लिए लहर नहीं है, सिर्फ मोदी के लिए लहर है। पर लोग यहाँ डरते हैं कि मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 जगह से लड़ेंगे, तो क्या अगर वो अहमदाबाद में चले गए तो क्या वाराणसी को ड्रॉप कर, बिल्कुल। और क्या बनारस एक भारे की कोख बनकर रह जाएगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा सागरिका। संबित, आपका रिएक्शन इस पर चाहिए पॉइंटेड। अगर 2 जगह से जीते तो ये बनारस को अडॉप्ट करेंगे, दूसरी सीट छोड़ेंगे, या उल्टा होगा? देखिए, सबसे पहले तो पहले मेरे सवाल ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में कहने वाला हूं। मैं सागरिका जी को मैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि उनकी हिंदी कमजोर है, तो वो उस वर्ड को विड्रॉ कर ले कि उग्रवादी ताकतें जो मोदी के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे बहुत प्लीज विड्रॉ कर ले। और जहां तक मोदी 2 सीट से लड़ रहे हैं कि नहीं, जब तक इसकी घोषणा नहीं होती है, मैं कयासों पर डिबेट नहीं कर सकता हूं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि स्ट्रेटेजिकली 2 सीटों पर लड़ना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, बल्कि 2 सीटों से हम सब चाहते हैं गुजरात में और यूपी में भी उसका असर जाए। सौरभ, आपसे बिल्कुल छोटा सा सवाल है, और वो ये कि सिवा पब्लिसिटी के, हाई डेसिबल कैंपेन के, हमारे मीडिया के लिए मनोरंजक ब्लॉकबस्टर के कोई पॉलिटिकल महत्व नहीं है, न मैसेजिंग के तौर पर, न आइडिया के तौर पर, न स्ट्रेटजी के तौर पर, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर? मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल बनारस से लड़ करके अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे
राजनीतिक पंडितों ने कहा था अरविंद के लिए, जब अरविंद नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे शीला दीक्षित के खिलाफ, और हमने उस सब को गलत प्रूव किया। और मैं आज मोदी जी का वीडियो देख रहा था जब वो बनारस में घूम रहे थे, काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे, काफ़ी घबराहट थी उनके चेहरे पे, और उस घबराहट का प्रूफ आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा जब आपको पता चलेगा मोदी जी एक और सेफ सीट तलाश कर रहे हैं। और जहां तक विकास की लहर जो सागरिका जी बात कर रही हैं, अगर वो विकास की लहर इतनी तेज दौड़ रही होती उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी किसी भी जगह से लड़ जाते, हो सकता है मुस्लिम बहुल इलाके से भी लड़ जाते, क्योंकि विकास की जरूरत तो सबको है। मगर ऐसा नहीं है, ये विकास की लहर का पैकेजिंग किया गया है और सबको मालूम है कि वोट किस मुद्दे पे डालने हैं। जी, यहाँ पर सुधींद्र जी और गौरव, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि दरअसल यूपी और बिहार की बेचैनी ऐसी है कि क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ करके लोकसभा के लिए शायद वहां का वोटर अब नेशनल पार्टी की तरफ देख रहा है, और सांप्रदायिकता वाला आपका जो मुद्दा है वो तो इररिलेवेंट दिखता है। ये बात सागरिका ने ग्राउंड में ऑब्जर्व करने के बाद अभी आपको बताई है। सुधींद्र जी, सागरिका जी का जब मैंने पहले प्रबोधन सुना तो मुझे लगा कि ये IBN CNN से ज्यादा मोदी जी की प्रवक्ता लग रही थी। दूसरी बार जब इन्होंने ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, तो मुझे लगा कि ये अब वास्तव में उन्होंने उस बात को रेखांकित किया कि हम रिपोर्टर हैं सर, रिपोर्टर है सर, हम जो देखते हैं उसी को रिपोर्ट करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है उग्रवाद के साथ मोदी जुड़े हुए हैं। मैं विनती करूंगा सागरिका जी से सबको विड्रॉ करें। नहीं, देखिए सागरिका जी, मैं जानता हूँ हिंदी में कमजोर है, आपको मीन नहीं कर रही होंगी उनका, आप इसे प्लीज विड्रॉ करें। नहीं, उनका मतलब है, देखिए हिंदुत्व लाइन, हिंदुत्व हार्ड लाइन का मतलब ये मैं चर्चा में वक्त फालतू चला जाएगा। सुधींद्र जी, कुछ लोगों आपका सांप्रदायिकता वाला स्लोगन नहीं चल रहा है, जरूर है कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस ये भी काफी एक्टिव है। अगर आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं और बीच में मेरे साथ टोका-टोकी करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। अच्छा, आइए गौरव, अगर आप लाइन पे हैं इस वक्त हमारे साथ, तो आपसे भी यही सवाल है कि ऐसी निराशा है कि सिर्फ विकास के नाम पर मोदी को लोग अडॉप्ट करने को तैयार हैं, शायद बीजेपी की कोई वेव नहीं है, ये एक असेसमेंट है। गौरव। संजय जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि विकास वही है जो विकास सबके लिए हो, जिसमें अल्पसंख्यक भी भागीदार हो। विकास वो नहीं है कि आप एक गुट का विकास करें। और मैं सिर्फ संबित जी को इतना बताना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए 2012 के, तो 403 में केवल एक अल्पसंख्यक व्यक्ति जो है भाजपा का उम्मीदवार था। जब गुजरात में हुए तो 180 में से एक भी नहीं था। उनके मंत्री परिषद में कोई भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है। और ये एक बड़ा सवाल ये उठाता है, क्या उनकी सोच ऐसी है कि अल्पसंख्यक जो है विकास से हट के अलग रह जाएंगे? और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो दिखाया जा रहा है कि विकास हो रहा है, हम बात करते हैं सांप्रदायिकता की, क्यों करते हैं कि उनके MLA सर वही वाला चल नहीं रहा है। मेरा सवाल ये कि ये वाला नहीं चल रहा है, आप लोग थोड़ा वक्त के पीछे हैं। उनका सम्मान किया जाता है, ये उनकी सोच दर्शाता है। उनका नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र चलिए सर, मेरी कोशिश थी कि आप लोग अपने रेटोरिक से हट करके थोड़ा नया ज्ञान प्रकाश डालेंगे, संभव नहीं हो पाया इतने कम वक्त में। सर माफ करिएगा, मेरे पास बिल्कुल 5 सेकंड। देखिए, इस बार यूपी में ना तो M फैक्टर चलेगा ना Y फैक्टर चलेगा, माई डेवलपमेंट, MYD, माई डेवलपमेंट चलेगा। चलिए, बढ़िया जुमला है ये। वक्त बिल्कुल खत्म हुआ, वरना हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा जारी रखते। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यूपी और बिहार बैटल ग्राउंड में से भी एक छोटा इलाका आप क्लोजअप में आकर के हम देख रहे होंगे, वो है पूर्वांचल, जो बन गई है बहुत बड़ी युद्ध भूमि। आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगली खबर पर, लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी को आज लगातार एक के बाद एक 3 झटके लगे। पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने अपना चुनावी टिकट वापस कर दिया। इनमें से एक उम्मीदवार दिल्ली का है तो 2 मुरादाबाद और फैजाबाद के हैं। वहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक सेमिनार में अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई नेता तीखे सवालों के कटघरे में खड़े कर दिए गए। कुल मिलाकर आपके लिए आज का दिन बैड डे था। चुनाव पास आने के साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक दिन में 3 लोकसभा उम्मीदवारों ने अपने टिकट वापस कर दिए।
सबसे पहला नाम दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह का है। महेंद्र सिंह ने सीधा इल्जाम दिल्ली सरकार में मंत्री रही आप नेता राखी बिड़ला पर मढ़ा। कहा कि राखी ने उन्हें सहयोग नहीं दिया और सहयोग की कीमत मांगी। जो आदमी अपने घर से खाना खा के और अपने कन्वेंस से चल के आ गए और दिल्ली जैसी सरकार बना दे रहे, हिंदुस्तान में हम जा रहे हैं, इस प्रकार के अगर पार्टी में लोग रहेंगे, इस प्रकार के लालची लोग पार्टी में रहेंगे तो पार्टी जो है फिर कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही इस बात पर जोर देती रही है कि वो साफ सुथरी छवि के लोगों को ही टिकट देगी। ऐसे में टिकट बंटवारे के विवाद के बीच क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से राखी बिड़ला को टिकट देने का जोखिम उठाएगी? वहीं मुरादाबाद से पार्टी उम्मीदवार खालिद परवेज ने भी टिकट लौटा दिया। तर्क दिया कि वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों का विभाजन हो और बीजेपी को लाभ मिले। वैसे खालिद पर भी धोखाधड़ी के इल्जाम लग चुके थे। मैं किसी को आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं एक सीधा साधा आदमी हूं। सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि पार्टी आगे बढ़े। अगर मैंने पहले दिन भी मना किया था कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं चुनाव ही लड़ूं। लाख टकी का सवाल ये कि अगर इन प्रत्याशियों पर दाग थे तो फिर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाने वाली इस पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी ही क्यों दी? बहरहाल देर शाम फैजाबाद से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने भी टिकट लौटा दिया। वहीं मुंबई में गायिका जसपिंदर नरूला भी पार्टी छोड़ गयी। उधर मुस्लिम समुदाय को आकर्षित करने की आपकी कोशिशों को भी तगड़ा झटका लगा। दिल्ली में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के सेमिनार में अरविंद केजरीवाल के पीछे बाकायदा बुर्का पहने हुए महिलाओं की कतार लगाई गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को मुस्लिम समुदाय के तीखे सवालों से दो चार होना पड़ा। मुस्लिम संगठनों ने केजरीवाल से दंगे, आतंकवाद और राजनीति में हिस्सेदारी पर साफ गोई चाही, लेकिन केजरीवाल ने अपना फोकस सिर्फ नरेंद्र मोदी पर ही रखा। एक दंगे की भी ढंग से जांच हो जाए और उस दंगे के पीछे जो मास्टरमाइंड है उस पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल भेज दो, इस देश के अंदर दंगे होने बंद हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी से लोगों को उम्मीदें वाबस्ता है, तो आज भी दिल्ली में पार्लियामेंट की सीटों का ऐलान हो चुका है। एक भी मुसलमान को सीट नहीं दी। केजरीवाल साहब ने जब यहाँ पर सरकार बनाई तो दिल्ली के अंदर जो मुसलमान कमाइयाँ थी उनमें किसी को नहीं लिया। हर पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी भी ये चाहती है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट उसे मिल जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कोई ठोस वादा न करना इस बात की ओर इशारा करता है कि पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है, कहीं उस पर भी मुस्लिम परस्त होने का इल्जाम न लग जाए। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। इधर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट निकाल दी है। कांग्रेस ने दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने चांदनी चौक से कपिल सिब्बल, नई दिल्ली से अजय माकन, पूर्वी दिल्ली से संदीप दीक्षित, उत्तर पूर्वी दिल्ली से JP अग्रवाल को टिकट दिया है, जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस टिकट पर कृष्णा तीरथ चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने आज भी वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस की 58 उम्मीदवारों की सूची में अजमेर से सचिन पायलट, सवाई माधोपुर से अजहरुद्दीन, छत्तीसगढ़ के महासमुंद से अजीत जोगी का नाम शामिल है। लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और।